दोस्तों, भारत में आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब पूरा भारत ब्रिटिश कॉलोनी में बटा हुआ था। इसके साथ ही भारत में कुछ ऐसी जगह भी थीं जिन पर अंग्रेजों के बजाय फ्रांस और पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। और ये हिस्से आज भारत के सबसे जरूरी और खूबसूरत हिस्से हैं, जिसमें गोवा पर पुर्तगाल और पुडुचेरी पर फ्रांस का अधिकार था। ये दोनों ही इलाके आजादी के बाद भी इन्हीं देशों के कब्जे में थे, लेकिन इन्हें भारत में कैसे शामिल किया गया, इसकी भी अपनी एक कहानी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको पुडुचेरी के भारत में शामिल होने की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे साल 1954 में फ्रांस के कब्जे से आजाद किया गया था। पुडुचेरी आज भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। आज भी यहाँ इंडो फ्रेंच कल्चर देखा जा सकता है। खूबसूरत समुद्री तट या बीच, लाजवाब खाना और फ्रेंच आर्किटेक्चर यहाँ आने वाले टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करता है। पुडुचेरी की खूबसूरती और फ्रेंच कल्चर की वजह से इसे द लिटिल फ्रांस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये पुराने समय में फ्रांस के साथ होने वाले बिजनेस का मेन पोर्ट था। साल 2006 के बाद से ऑफिशियल तौर पर इसका नाम पौंडीचेरी से बदलकर पुडुचेरी रख दिया गया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। आज यहाँ लगभग 7,11,934 की आबादी है। पुडुचेरी 492 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये भारत के साउथ ईस्ट कोस्ट पर मौजूद एक मॉडर्न सिटी है और इस शहर को पोंडी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर पुडुचेरी को द पेरिस ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता है। पुडुचेरी शब्द का तमिल में मतलब न्यू टाउन शहर है, जिसका नाम फ्रेंच तमिल लोगों ने रखा है। यहाँ की बहुत सी कम्युनिटी फ्रांस से ओरिजिनेटेड है और यहाँ ज्यादातर इंडियन सिटीजन्स हैं, जो कि फ्रांसीसी जीन के हैं, जो 17वीं सेंचुरी के बाद यहाँ रहने आए थे, जिसके बाद से इस रीजन पर फ्रांसीसी गवर्नमेंट का अधिकार था। ये साल 1670 से 1954 तक एक इम्पोर्टेंट फ्रांसीसी कॉलोनी थी। बता दें कि पुडुचेरी में लगभग 3 सेंचुरीज तक फ्रांसीसियों ने शासन किया, जिसके बाद वो यहाँ अद्भुत फ्रांस का कल्चर और आर्किटेक्चर छोड़ गए, जिसे आज भी देखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं इस बेहतरीन शहर को आखिर आजादी कैसे मिली। 1947 के जून महीने में ये तय हो चुका था कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत के ऑफिसर्स भारत छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद गोवा और दादरा नगर हवेली में पुर्तगाली डटे हुए थे। साथ ही साथ फ्रांसीसी भी साउथ इंडिया के पौंडीचेरी और पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। दूर दूर तक इनके जाने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947 का दिन। भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली और देश जश्न में डूब गया, जिसके बाद मई साल 1950 को फ्रांसीसियों ने चंदन नगर को भारत सरकार के हवाले कर दिया। लेकिन सिर्फ चंदन नगर पौंडीचेरी पर अब भी उनका कब्जा बरकरार था। फ्रांस की तत्कालीन सरकार ने साफ कह दिया कि पौंडीचेरी पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के लिए एक इम्पोर्टेंट नेवल बेस था, जहां से उन्होंने इंडो चीन देशों में अपना डोमिनेशन कायम किया था। साथ ही साथ पौंडीचेरी की क्लॉथिंग इंडस्ट्री का फ्रांस की इकोनॉमी में अहम रोल था, और इससे फ्रांस को साल 1949 तक सालाना $1,95,000 की कमाई होती थी। जाहिर था फ्रांस इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं छोड़ना चाहता था। साल 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, तब पौंडीचेरी दक्षिण भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मेजर सेंटर बन गया था। पर यहाँ के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। यहाँ के ज्यादातर मजदूर दलित समुदाय से आते थे, जिसमें से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उनसे हफ्ते में 6 दिन 11-11 घंटे और 7वें दिन 6 घंटे काम करवाया जाता था। अगर तनख्वाह की बात करें तो उन्हें 10 आने से लेकर 1 रुपया हर महीने दिया जाता था, और बिना किसी रोक टोक के बाल मजदूरी कराई जाती थी। अब चूंकि पौंडीचेरी एक फ्रेंच टेरिटरी थी, इसलिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक्टिव भारतीय क्रांतिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया था, जिसका इम्पैक्ट वहां के लोगों पर भी पड़ा। पौंडीचेरी में लेबर मूवमेंट की शुरुआत साल 1908 में हुई, जब रोडियर कपड़ा मिल के मजदूरों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की, जो 10 दिनों तक चली थी। मिल मालिकों ने मजदूरों की मांग मान ली। साल 1908 से पहले वर्ल्ड वॉर के अंत तक पौंडीचेरी में कई हड़तालें और प्रदर्शन हुए, लेकिन अधिकतर या तो कुचल दिए गए या आधे अधूरे समझौतों के कारण खत्म हुए। जिसके बाद साल 1934-35 में पौंडीचेरी के लेबर मूवमेंट को वरदराजुलु सुबैया की लीडरशिप मिली। आइए जानते हैं सुबैया कौन थे। दरअसल सुबैया कॉलवे कॉलेज पौंडीचेरी के फेमस स्टूडेंट लीडर थे। स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी आदि मांगों को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन और हड़तालें की, जिसकी वजह से उनको साल 1928 में कॉलेज से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कोई कमी नहीं आई। नौकरी की तलाश में सुबैया मद्रास यानी आज के चेन्नई गए थे, जहां उनकी मुलाकात सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन से जुड़े लोगों से हुई। वहीं उनका इंट्रोडक्शन कम्युनिस्ट नेता आमिर हैदर खान से हुआ, जो मेरठ षड्यंत्र केस में फरार थे।
साल 1933 में सुबैया पौंडीचेरी आ गए और उन्होंने मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सुबैया के लीडरशिप में पौंडीचेरी के सवाना मिल में मजदूरों ने 14 फरवरी सन 1935 को हड़ताल की घोषणा कर दी। मांगे थी काम के घंटे 10 घंटे तय करना, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, दैनिक वेतन 3 आने से बढ़ाकर 6 आने करना, गर्भवती महिलाओं को आधे महीने का वेतन व छुट्टी। 84 दिनों के हड़ताल के बाद मजदूरों की मांगे मान ली गईं। लेकिन लड़ाई जारी रही। ट्रेड यूनियन बनाने की मांग को लेकर जुलाई 1936 में पौंडीचेरी के तीनों बड़े मिल रोडियो, सवाना और एली के मिल मजदूर हड़ताल पर बैठे और इसके अगले दिन पौंडीचेरी प्रशासन ने मजदूरों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 12 मजदूरों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। सुबैया के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। इस गोलीकांड के बाद फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी ने फ्रांसीसी संसद में पौंडीचेरी के मजदूरों के कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा उठाया और तत्कालीन सरकार को मजदूरी की मांग को पूरा करने का आदेश दिया। आखिरकार 31 अक्टूबर 1936 में उनकी मांगे मान ली गई थीं। ये पौंडीचेरी के मजदूर आंदोलन की बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहली बार 8 घंटे काम का नियम, वर्कर्स के लिए पेंशन और कलेक्टिव लेबर एग्रीमेंट का राइट जीता था। अब सुबैया ने सभी लेबर यूनियंस को एकजुट कर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम महाजन सभा था। वोट देने के अधिकार और पौंडीचेरी के गवर्नर के तानाशाही शासन को मुद्दा बनाकर महाजन सभा ने अक्टूबर 1936 का नगर पालिका चुनाव फ्रेंच सपोर्टेड फ्रांको हिंदू पार्टी के खिलाफ लड़ा और जीत फ्रांस सरकार की ही हुई। 14 अप्रैल साल 1938 को फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुआ। नई सरकार के फरमान पर पौंडीचेरी में हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई और सारे मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबैया को वेल्लोर जेल भेज दिया गया, जहां वो 1942 तक रहे। 1942 में सुबैया जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने फ्रांसीसी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसी दौरान सुबैया को फ्रांसीसी भारत से अप्रैल 1944 में एक्सपेल कर दिया गया। पौंडीचेरी में उनकी वापसी वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सितंबर 1945 में हुई। उन्होंने 1946 में फ्रांसीसी भारत में सभी पॉलिटिकल पार्टीज और लेबर यूनियंस का एक यूनाइटेड फ्रंट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा नाम से इकट्ठा किया, जिसका पर्पस फ्रांस से आजादी था। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के पहले कन्वेंशन में ये ऐलान हुआ कि फ्रांसीसी भारत की जनता अब फ्रांस की गुलामी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। 15 अगस्त 1947 के बाद फ्रांसीसी भारत की आजादी और उसके भारत में मिलने का आंदोलन तेज हो गया। सुबैया के खिलाफ 1948 में पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। सुबैया के घर को, जो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय भी था, जला दिया गया। इसी दौरान भारत और फ्रांस सरकार के बीच फ्रांसीसी भारत को आजाद करने के मसले पर कई बैठकें हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। बाद में साल 1952 के बीच में सुबैया के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश वापस ले लिया गया, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रैल 1954 में डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की और फ्रांस ने पौंडीचेरी की सड़कों पर कचाकच सेना तैनात कर दी। लेकिन आखिरकार 7 अप्रैल 1954 को कम्युनिस्ट पार्टी ने तिरुबुवानी नाम के एक गांव को आजाद करा लिया। 7 अप्रैल की इस घटना के बाद भारत, फ्रांस और फ्रांसीसी भारत में काम कर रहे पार्टीज की बैठकें हुई, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने की बात तय हुई। फ्रांसीसी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने 9 अगस्त 1954 को पूरे पौंडीचेरी में हड़ताल की घोषणा कर दी और फ्रांस को विदाउट डिले बाहर जाने को कहा। आखिरकार 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों को भारी जन दबाव में भारत छोड़ना पड़ा और आखिरकार पौंडीचेरी के साथ साथ बाकी हिस्से भारत में जुड़ गए। तो दोस्तों, ये था पौंडीचेरी का पुडुचेरी बनने तक का सफर। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।